हे ईश्वर, ये कैसी विपदा आई है। अभी 3 साल पहले ही तो हम वजीरपुर की झुग्गी से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के फ्लाईओवर के नीचे बसे। लाल बाग झुग्गियों के दूसरे भाग में, जहाँ ज़्यादातर यूपी, बिहार और राजस्थान के लोग रहते हैं, आकर बसे थे और सरकार के ऐलान पर बहुत खुश थे कि जल्दी ही हमें हमारे नाम से घर मिल जाएगा। यहाँ की हर दिक्कत परेशानी की वजह से खुशी खुशी झेल लेते थे कि चलो कुछ दिन की बात है, फिर अपना घर हो जाएगा, चाहे छोटा ही सही, पर बार बार उजड़कर बसने का झमेला तो ख़त्म होगा। फिर गांव से अम्मा बाबूजी को भी यहीं बुला लेंगे तो सारा परिवार एक साथ हो जाएगा। पर जब से नीरा के पैर भारी हुए तब से अम्मा एक ही रट लगाई थी, पहलौठी का मामला है सो बहुरिया को घर छोड़ जाओ। पर जब भी नीरा के गांव को भेजने की बात करता, वो आंखों में आंसू भर लेती और कहती, अभी तो बहुत टाइम है, इतने दिन अकेले नहीं रह पाऊंगी। मैं कहता, पगली अकेली कहाँ हो, अम्मा बाबूजी हैं ना वहाँ, और तुम्हारा पीहर भी तो बगल के गांव में ही है। जब मन उकता है तो बाबूजी को बोल देना, वो जाकर पहुँचा आएंगे। पर वो जाने को तैयार ही ना होती और मैं अम्मा को किसी न किसी बहाने टाल देता था। पर अब तो जाना ही पड़ेगा। अब तो जान ऐसी सांसत में है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। काम धंधा सब बंद और ऊपर से नीरा का ये हाल। सभी साथी संघाती यही कह रहे हैं कि अब वापस गांव चले जाते हैं, ये बीमारी का तांडव ख़त्म होगा तब वापस आ जाएंगे। वापसी तो जब होई तब होई, अभी तो गांव कहीं से पहुँचे, यही मुसीबत खाए जा रही है। अब कौनो सलाह मशविरा भी तो नहीं दे पा रहा है कोई। मिलने बैठने पर भी पाबंदी है, तो मन का हाल भी किससे कहें। ई कोरोना तो गांव के बड़ के पीपल का जिन हो गया है, जैसे कि कोई पास से गुजरा नहीं कि लपक कर पकड़ लेगा। जिन बाबा तो कच्ची दारू का अड्डा और एक दोना जलेबी में मान जात है और छोड़ी के चल देत है, पर ई कोरोना तो कौनो तरह से मानत ही नहीं है। सारा काम धंधा चौपट हो गया। हम तो सीजन के हिसाब से धंधा करते हैं, कभी तरबूज नींबू पानी, कभी कुलछा छोला तो कभी सब्जी, पर बिना 4 पैसा मुनाफे के कभी घर नहीं लौटे। ठेला भी अपना है और बाबूजी गांव से करिया घोड़ा की नाल भी तो भेजे थे, सो ऊ नाल भी ठोकवा लिए थे ठेले में। ठेला भी अपना है और बाबूजी से करिया घोड़ा की नाल भी तो भेजे थे, सो ऊ नाल भी ठुकवा लिए थे ठेले में। बहुत बरकत वाला ठेला है, बेचने की खातिर जो भी भरो, शाम तक ठेला खाली हो जाता है और नोट वाली पन्नी भरी जात है। अब ई ससुरा कोरोना जिए नहीं दे रहा है, नहीं तो सब कुछ फर्स्ट क्लास जमा लिए थे, सब चौपट हो गया। अब तो जौन जमा पूंजी रही ऊहो ख़त्म हो ही गई। घर में राशन पानी भी बस 2 दिन का बचा है। 2 दिन बाद सब ठन ठन गोपाले है। अब गांव जाए बिना काम नहीं चलेगा, पर जाएं तो कैसे जाएं, यही समझ में नहीं आ रहा है। खैर कोनो न कोनो तो जुगत लगाना ही पड़ेगा। सड़क पर निकलो तो पुलिस मारत है और घर में सब टीन कनस्तर खाली है। तो हम सोचें कि रात में सन्न निकारी के राम भरोसे चचा से मिल लेते हैं। वो हमरे गांव के ही हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, सो कोनो न कोनो रास्ता तो बता ही देंगे। नीरा आज रात खिचड़ी बनाए लियो, वही खा लेंगे 2 जने प्याज के साथ। आज हम रात में राम भरोसे चाचा से मिल लेते हैं, पता चल जाए कि वो कब जा रहे हैं गांव। हम लोग भी उन्हीं के साथ निकल चलेंगे। अब तुम्हारी अवस्था भी तो ऐसी है, चाची साथ रहेंगी तो मनमा तनिक ढांढस रहेगा। खिचड़ी पतली बनाइयो नीरा, कहकर हम खटिया पर लेट गए। मेरी बात सुनकर नीरा बोली, काहे जी, पतली खिचड़ी काहे खानी है, पेट खराब है का? हाँ थोड़ा दर्द है, पर चिंता वाली कोनो बात नहीं है, शाम तक ठीक हो ही जाई। अब बेचारी नीरा का तो पता है ना कि हम दाल चाउर बचावे की खातिर पतली खिचड़ी की बात कही रहे हैं। नीरा खिचड़ी बनावे लगी और हम सोचने लगे कि राम भरोसे चाचा तनिक मदद कर दें तो बात बन जाए। चाचा का पूरा परिवार अगल बगल की 3 झुग्गी लई के इकट्ठा रहता है। उनके दोनों बेटे, दोनों बहुएं और बच्चे, चाचा की बिटिया दामाद सब ही दिल्ली में डेरा जमाए हैं। गांव में तो बस बड़की अम्मा रहती हैं और घर के साथ खेती बाड़ी सब संभालती हैं। एक परचून की दुकान भी खोले हैं और दिन भर दुकान पर बैठी रहती हैं। गांव वाले भी उन्हीं से उधार बाड़ी नून तेल लकड़ी कंडा खरीद लेते हैं और पैसा धीरे धीरे देते रहन हैं। खिचड़ी बन गई तो नीरा बोली, चलो खिचड़ी तैयार है, हम प्याज काट रहे हैं, खाए लेते हैं खाना, फिर चाचा के हियाँ भी जाना है ना।
हम उठकर खटिया के एक तरफ बैठ गए और नीरा दूई थाली में खिचड़ी और प्याज के साथ अचार रख कर ले आई। एक लोटा पानी और गिलास भी उठाए ले आई। हम लोग खिचड़ी खाए के वहीं बैठ गए और नीरा के मन की थाह लेने के लिए हम बिड़गी सुलगाते हुए बोले, नीरा, रास्ता बहुत लंबा है और टिकट मिले का कौनो सवाल ही नहीं है। बिना कौनो सवारी के तुमको कैसे ले जाई, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। दिल्ली माँ रहे तो भूखन मरे की नौबत आई जाएगी और गांव जाएं तो कैसे जाएं। नीरा ढांढस देते हुए बोली, काहे इतनी चिंता कर रहे हो जी, जाओ चाचा से मिल लो, देखो ऊ का कहते हैं। हम अंगोछा कंधे पर डालकर उठ खड़े हुए और नीरा से बोले, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, हम उनसे मिलकर आते हैं। बाहर ठेला खड़ा था। इतने दिन पूरे घर का खर्चा इहे तो संभाल रहा, यहाँ से गांव तक का पूरा खर्चा। आज चुपचाप खड़ा है, सोचते ही आंख भराई हमरी। खैर चाचा के घर की सांकर बजाए के खड़े होए गए हम। तुरंत चाची ने कुंडी खोली और खुश होकर मुझे अंदर बुलाई। उनके घर में टीवी चल रहा था और जहाँ देखो वहाँ बस कोरोना की चर्चा। चाची बड़बड़ाई, पता नहीं कहाँ से ई मुँह झोंसा कोरोना आए गवा है, जिंदगी नरक हो गई है। चाचा एक लंबी सांस लेकर टीवी बंद कर दिए और हमसे बोले, का हाल है बेटवा? हम तो पुलिस वालों के डर से तुम दोनों का हाल पता करने भी नहीं आ पाए। कौनो बात नहीं चाचा, हम समझते हैं आपका मजबूरी, पर अब आगे का सोचे हैं आप? हम तो बहुत ही परेशान हैं चाचा। नीरा बोली, चाचा जी के पास जाओ, उन्हें कुछ बता पाएंगे, सो आपके पास चले आए। अपनी प्रशंसा से चाचा खुश हो गए और बोले, नीरा बिटिया बहुत समझदार है और हम हूँ कभी तुम दोनों को गैर नहीं समझे। अब गांव लौट चले के सिवा कोनो चारा नहीं है, सो हम तो घर में सबसे कही दिए हैं कि बस अब चले की तैयारी करो। पर चाचा जाएंगे कैसे? मोटर गाड़ी सब बंद है, कौनो साधन नहीं है तो कैसे जाएंगे? चाचा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, पैदल जाएंगे भैया। और कैसे जाएंगे? पैदल? ये का कह रहे हैं आप चाचा? इतना दूर पैदल कैसे जा पाएंगे? नीरा को ऐसा हालत में इतना दूर पैदल ले जाना ठीक होगा का? और को रास्ता नहीं है शंकर बेटा, एक यह रास्ता है गांव पहुंचने का। सो सोच विचार छोड़ो और चले की तैयारी करो। चाचा रिक्शा चलाते थे, सो बोले, सामान रिक्शा में रखकर पैदल निकल जाएंगे, फिर जैसा पड़ेगा वैसा देखा जाएगा, निपटा जाएगा। अबही तो यहाँ से निकलो पहले, फिर आगे की बात आगे देखी जाएगी। हम कल निकलने की सोच रहे हैं और सोच का रहे हैं, पक्का इरादा बनाए लिए हैं, कल निकलना ही है। सो तुम जाओ और तैयारी करो, कल सवेरे 8 बजे निकलना है। सब साथ रहेंगे तो कौनो दिक्कत नहीं होई, अगर होई तो उससे भी निपटा जाई। चाचा की बात हमरे मन में बैठ गई और हम भी पक्का इरादा कर लिए कि कल ही निकल चलेंगे। रास्ता लंबा है तो जहाँ कौनो सवारी मिलेगी वहाँ सवारी कर लेंगे। हम चाचा को बोल दिए कि ठीक है, हम दोनों जने आपके साथ ही निकल चलेंगे। हम पुलिस से बचते बचते घर आए और नीरा को सब बात बताए के तैयारी में लग गए। चाचा रिक्शा ले जा रहे हैं तो हम अपना ठेला ले चलते हैं, सामान ठेला पर रख लेंगे और जब नीरा थक जाएगी तो ठेला पर बिठा लेंगे। जल्दी जल्दी सब सामान गठरी मोटरी में बांध लिए और घर में जौन दाल चावल आटा रहा सब बनाए कर रख लिए। लहसुन मिर्चा के चटनी, भूजा, अचार, आलू के तरकारी सब बनाए के रख लिए। जब तक चली तब तक यही सबसे काम चलवा जाई, आगे के बात आगे देखा जाई। सवेरे चाचा के घर में इकट्ठा होए गए और सब निकल पड़े गांव के लिए। ये बहुत बड़ा फैसला लिए थे हम लोग, काहे से कि दूसर कौनो रास्ता नहीं बचा था। चल पड़े हम सब सड़क के किनारे किनारे। तभी एक बस आती दिखी जो गाजियाबाद जा रही थी। नरेश भैया बोले, सब पैदल वाले बस रोक के चढ़ी जाओ और गाजियाबाद उतरी जाओ। पंकज तुम सबका लेके चढ़ी जाओ बस माँ, हम पापा और शंकर के साथ आते हैं। खैर चाची सब औरतों और बच्चों को लेकर पंकज भैया के साथ बस में चढ़ गईं। नीरा भी उनके साथ चली गई। अब चाचा आपन रिक्शा और हम ठेला ले के नरेश भैया के साथ चल पड़े। रास्ता में बीड़ी गुटका माचिस भी खरीद लिए।
4 बजे हम लोग गाजियाबाद पहुंच गए। सीधे बस अड्डा पहुंचे तो देखा सब बस अड्डे के बाहर गठरी मोटरी लई के एक पेड़ के नीचे बैठे थे। हम लोगन के इंतजार में सब इकट्ठा होए गए तो चाची बोली, अब सब लोग कुछ खाए पी लो, फिर सोचा जाए आगे के बारे में। नीरा दाल भात अचार निकाल के चाची का देकर बोली, चाची इह है और रोटी भी है, पहले इह सबका खवाए दे। चाची खुश हो गई और लड़किन का दाल भात खवावे लगी। फिर चाचा, नरेश भैया हमार और पंकज भैया के बारी आई। फिर सब औरतें भी खा पी के बैठीं तो चाचा बोले, अब गाजियाबाद से अगर कौनो गाड़ी मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाए। पंकज तुम हमरे साथ चलो तो पता किया जाए। चाचा पंकज भैया के साथ चले गए और हम सब वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी नीरा तेजी से उठी और थोड़ी दूर तक बड़ी तेजी से चली गई। हम और चाची भी पीछे पीछे लपके। थोड़ी दूर जाकर नीरा उल्टी करने लगी और फिर निढाल सी होकर वही सड़क किनारे बैठ गई। चाची नीरा की पीठ सहलाने लगीं और हम एक चाय वाले से पानी मांगकर लाए। चाची ने नीरा का हाथ मुंह धुलवाया और थोड़ा पानी भी पिलाया तो उसकी हालत थोड़ी सुधरी। हम लोग फिर सबके पास आ गए तो चाची ने चटाई पर थोड़ी जगह बनाकर नीरा को लिटा दिया। थोड़ी देर बाद चाचा और पंकज भैया आए और बोले, भाई एक पैसेंजर गाड़ी रात 11 बजे गाजियाबाद से गोरखपुर तक जाई, तो हम सोच रहे हैं कि वह गाड़ी पकड़ ली जाए, बाकी गाड़ी में बैठ के सोचा जाए कि कहाँ उतरना है। नरेश भैया बोले, ये बात तो टीटी ही बताए देंगे जब टिकट बनावे की खातिर आई है। आजकल तो ट्रेन ही में टिकट बनाए देते हैं और ज़्यादा बोली है तो कही दिया जाए कि नीरा भाभी की हालत बिगड़ रही थी, सो टिकट ना ही ले पाए हम लोग। चाचा बोले, ये बिल्कुल ठीक प्रोग्राम है, तो बस अब यह किया जाए। भोले बाबा की कृपा है कि गाड़ी अब ही बंद नहीं हुई है। नरेश भैया बोले, अब धीरे धीरे रेलवे स्टेशन चला जाए, काहे कि हम सब बहुत देर से ही यहाँ बैठे हैं, कौनो पुलिस वाला आउट होए। चाचा को भी नरेश भैया की बात सही लगी तो फिर सब सामान समेटा जाए लगा और अब की नरेश भैया के दोनों बच्चे हमारे ठेला पर बैठा दिए गए। हमने घूम कर नीरा की तरफ देखा तो चाची सामान खिसकाए के चाचा के रिक्शा में नीरा को बैठाए रही थी। हमारे दिल में चाची चाचा के लिए बहुत श्रद्धा भर गई। देखो कितना बड़प्पन है चाचा चाची में। मन किया दौड़ के दोनों जने के पांव पकड़ लें, पर चाचा आगे बढ़ चुके थे, बाकी सब पैदल चल दिए। रात 9 बजे हम लोग गाजियाबाद के स्टेशन पर पहुंच गए। चाची ने चटाई निकाल कर बिछा दी और सब बैठ गए चटाई पर। नरेश भैया सबके लिए कुल्हड़ में चाय ले आए और हम सबको देने के बाद बोले, मम्मी नीरा का कुछ खुआए देव, ओकरे पेट में तो कुछ बचा ही नहीं, सब उल्टी में निकली गया। तभी बीना भाभी एक थैले में से बिस्कुट निकाल लाई और सबको देने के बाद एक पैकेट बिस्कुट नीरा को देते हुए बोली, ई बिस्कुट चाय में डुबोए के खाए ले, पेट में कुछ जाई तो अच्छा लगी। चाचा और पंकज भैया रिक्शे और ठेले से सामान उतार के लाने चल पड़े तो हम भी उनके साथ हो लिए। धीरे धीरे सारा सामान उतार ले आए हम लोग और फिर हाथ मुंह धोकर बैठ गए। 10 बजने वाले थे और सबको भूख लग रही थी, तो पहले चाची ने पूरा खाना निकाल कर देखा कि पूरा पड़ेगा कि नहीं। फिर चाचा से बोली, नरेश के पापा खाने के लिए कुछ और खरीद लिया जाए, काहे की तरकारी खराब हो गई है और रोटी पूड़ी भी कम है। अब रात में भूजा चियूरा तो केहू ना खाई। सुनकर हमने कहा, चाची हम खाने के लिए लेकर आते हैं, आप तरकारी फेंक दो। हम सबके लिए पूड़ी सब्जी और समोसा ले आए और चाची सबको देती गई। हम सब लोग खाने लगे और स्टेशन के नल के पानी को पीकर बैठ गए। नीरा ने भी पूड़ी सब्जी खा ली थी। अचानक हमारे मन में एक बात बिच्छू के डंक की तरह लगी। हम चाचा से बोले कि हम लोग तो रेलगाड़ी से जा रहे हैं चाचा, पर आपका रिक्शा और मेरा ठेला, इसका क्या करेंगे? ये तो रेलगाड़ी से नहीं जा सकता। चाचा भी चौंक कर बैठ गए। ये तो बड़का समस्या है भाई, अब यह तो कमाई का जरिया है, किसी को ना सूझ रहा था कि क्या किया जाए। नरेश भैया बोले,
यहाँ तो कौनो पहचान जान वाला भी नहीं है जेका दोनों चीज़ें सौंप दी जाएं। चाचा और हम दोनों जने सोच विचार में डूब गए पर कुछ न सूझा। चाचा एक कुली से बोले, भैया हमरा दुई ठो सामान है जो हम साथ नहीं ले जा सकत है, आप थोड़ी मदद कर दें। कुली बोला, हाँ तो इसमें मुश्किल क्या है, साथ ले जाना है तो बुक करवा लो और साथ नहीं ले जाना है तो माल घर में जमा करवा कर रसीद कटवा लो, जब लौट कर आओगे तो रसीद दिखाकर किराया जमा करवा देना और सामान ले जाना। हम लोग बहुत खुश हो गए पर ये सब कर पाना हमरे बस की बात नहीं थी। सो चाचा ने उस कुली से कहा, भाई आप ही हमारी मदद करके हमरा दोनों सामान माल घर में जमा करवा दे। कुली बोला, ठीक है पर मैं ये सब करवाने के 200 रुपये लूँगा, जल्दी बताओ ट्रेन आने वाली है। हमने जल्दी से हाँ कर दी और रिक्शा और ठेला माल घर में जमा करवा कर रसीद ले ली। कुली को 200 रुपये दिए तब जाकर जान में जान आई। हम तो बिल्कुल ही निराश हो गए थे पर भोले बाबा की कृपा से ये काम हो गया तो ऐसे लगा जैसे कुंभ के मेले में खोया हुआ भाई मिल गया हो। तभी रेलगाड़ी धड़धड़ाती हुई आकर रुक गई और हम सब बड़ी मुश्किल से गाड़ी में चढ़ पाए। हम सब भेड़िया धसान तरीके से धक्का मुक्की करते हुए डिब्बे में चढ़े और जगह छकाए के बैठ गए। बच्चे नीचे फर्श पर बैठ गए और हम लोग सब गठरी मोठरी जहाँ जगह मिली वहाँ सीट के नीचे ठूसने लगे। डिब्बे में तिल रखने की जगह न थी। तभी चाची जोर से चिल्लाई, अरे छोटुआ स्टेशन पर छूट गया रे, और जोर जोर से रोने लगी। छोटुआ पंकज भैया का बेटा था। हम सभी बहुत घबरा गए। ट्रेन ने सीटी दे दी तो नीलम भाभी जोर जोर से रोने लगी। चाची पहले से ही रो रही थी। पूरे डब्बे में चीख पुकार मच गई। कोई बोला जंजीर खींचो, पर जब तक जंजीर खींचते गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। पंकज भैया गाड़ी से कूदने के लिए मचल रहे थे और हम नरेश भैया के साथ बड़ी मुश्किल से उनको जकड़कर पकड़े थे। सारी औरतें जोर जोर से रो रही थीं और हम लोगों को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। गाड़ी अपनी रफ्तार से भागी जा रही थी। तभी नीलम भाभी रोते रोते बेहोश हो गईं। नीरा उनके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। चाची छाती पीट पीट कर रोते हुए बोली, अरे नरेश के पापा कुछ करो, मेरा छोटुआ रो रहा होगा अकेले स्टेशन पर, अरे कोई रपट करवाओ। नीलम भाभी बार बार बेहोश हो रही थी। तभी काला कोट पहने टीटी डब्बे में चढ़े और चीख पुकार सुनकर सीधा इसी तरफ आ गए। चाची ने खड़ी होकर उनका कोट पकड़ लिया और रोते हुए बोली, हमारा छोटुआ स्टेशन पर छूट गया साहब जी, हमें हमारा छोटुआ ला दो साहब जी, वो अभी बहुत छोटा है, कुल 2 साल का है साहब जी, वो रोई रहा होएगा अकेला स्टेशन पर। टिट्टी भी परेशान हो गए और बोले, गिनती करो आप लोग कितने चढ़े थे गाड़ी में, कुल कितने लोग थे, बच्चे ने क्या पहन रखा है, कोई निशान बताओ पहचान के लिए, मैं रेलवे पुलिस को फ़ोन करता हूँ, फ़ोटो हो तो दिखाओ बच्चे की। पूरे डब्बे में अफरा तफरी मची थी। तभी एक बच्चे की जोर से रोने की आवाज़ आई तो हम सब चौंक उठे। चाची बोली, ई तो हमरे छोटुआ के रोने की आवाज़ है। नीलम भाभी उठकर सारा सामान हटा हटा कर अपने बच्चे को ढूंढने लगी। अचानक एक गठरी हटाने पर छोटुआ का सर दिखा, पर वो तो 2 गठरियों के नीचे दबा हुआ था। चाची ने गठरी नीचे फर्श पर फेंकी और छोटुआ को खींचकर निकाला। बच्चे को देखकर नीलम भाभी ने उसे चाची के हाथ से झपट लिया और अपने सीने से चिपका लिया। सबकी जान में जान आई। भोले बाबा की कृपा से छोटुआ मिल गया था। टीटी बाबू फिर आए और ये जानकर कि बच्चा स्टेशन पर छूटा नहीं है, उन्होंने भी राहत की सांस ली। फिर टिकट के लिए पूछा तो नरेश भैया ने बताया कि बस्ती जाना है पर टिकट नहीं ले पाए हैं, बस्ती के आगे मगहर के पास अमोड़ा गांव जाना है। टीटी ने बताया कि ट्रेन अमोड़ा नहीं जाती। टीटी ने खलीलाबाद तक का टिकट बनाकर दे दिया और चले गए। आप लोग बस्ती या खलीलाबाद उतर जाइएगा। पैसेंजर ट्रेन हर छोटे बड़े स्टेशन पर रुकती चलती दूसरे दिन शाम को 7 बजे बस्ती पहुंची। हम सब लोग बस्ती उतर गए।
चाचा ने भी सभी की गिनती की, फिर सारी गठरियाँ और बाकी सामान गिने और तसल्ली हो जाने पर हम लोग एक बेंच पर बैठ गए। इतनी कष्टदायक यात्रा के बाद थोड़ा सुस्ताना जरूरी लगा। पंकज भैया चाय ले आए और हम बिस्कुट। सभी खाने लगे। मैंने नीरा की तरफ देखा। वो तो बिल्कुल डरी हुई हिरनी की तरह दुबक कर चाची से चिपकी हुई बैठी थी। अमोड़ा तक जाने के लिए अभी 40 किलोमीटर चलना था, वो भी पैदल, क्योंकि रात में उधर के लिए कोई सवारी नहीं मिलती थी। चाचा ने कहा, अब आज रात यहीं स्टेशन पर काटनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ता सुनसान है और रात में जाना ठीक नहीं है। भिन्न सारे कोई सवारी देखेंगे और तब चलेंगे। अब फिर से खाने की समस्या मुंह खोले खड़ी थी। बच्चे सभी भूखे थे और हम लोगन के पास पैसे अभी काफ़ी खर्चा हो गए थे। सो चाची ने फिर से खाने पीने की गठरियाँ और थैले खोलने शुरू किए। कुछ रोटियाँ, लहसुन मिर्चे की चटनी, गुड़ और सत्तू, चावल और चने का भूजा, चिवड़ा और बतासा निकालकर चटाई पे रखा और बोली, अब आज रात भर के बात है, सब लोग इन्हें खाए ले। भोले बाबा चाहिए तो कल सब घर पहुँच जाबो। सब लोग बच्चों समेत खाने लगे और खाना खत्म करके पानी पीने चले गए। पानी पीकर सब लौटे ही थे कि 2 पुलिस वाले आए के खड़े हो गए और चाचा से बोले, टिकट दिखाओ। टिकट चाचा के पास नहीं थे। सारे टिकट तो नरेश भैया के जेब में पड़े थे। सो हम बोल दिए, टिकट भाई के पास है और वो पानी पीकर औते हुई हैं। तभी नरेश भैया आए गए और पुलिस को देखकर घबरा भी गए। उनके आते ही पुलिस ने टिकट मांगा और बोले, अच्छा तो दिल्ली से आए हो आप लोग। यहाँ सरकारी ऑर्डर है कि बाहर से आने वाले सभी मुसाफिरों को 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाता है। कोरोना का टेस्ट करवाया जाता है और फिर 14 दिन बाद उनको जाने दिया जाता है। तो स्टेशन के बाहर 2 होटल और 2 धर्मशाला ऐसे लोगन के लिए है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से जिसमें चाहो उसमें रुक जाओ और 14 दिन का रहने और खाने पीने का खर्चा आप ही लोगन का उठाएगा पड़ी। सरकार कोनो पैसा नहीं देगी एकरा के लिए। हम सभी चकरा गए। ई का अनर्थ है भोले बाबा, अब 14 दिन का खर्चा कहाँ से आई? 40 किलोमीटर पर गांव है, पर वहाँ नहीं जा सकते हम। ई तो अंधेर की अति है। पर पुलिस वाले अपनी लाठी ठकठकाते हुए स्टेशन खाली करने की जल्दी मचाने लगे थे। सो हम सब फिर अपनी गठरी लेकर स्टेशन के बाहर आए गए और एक धर्मशाला में 200 रुपया रोज का 2 कमरा लेकर 14 दिन के लिए रुक गए। आज 5 रोज से इहें रुके हैं जैसे कोनो जेल में बंद हैं। चाची की हंसुली, नीरा की पाजेब, नीलम भाभी के कान की लटकन और बीना भाभी की करधनी धर्मशाला के मालिक के पास एक एक करी के पहुँच चुकी है और एकरे बदले में दोनों जून दाल भात तरकारी और सोबे की खातिर 2 कमरा मिला है। अब बस इंतज़ार है कि कब धर्मशाला वाले खजांची साहब आई हैं और दूसर कौन कौन गहना ले जाई हैं। आखिर हम सब 14 दिन इहें रहने वाले हैं और दोनों जून दाल भात तरकारी भी खाए वाले हैं। ई कोरोना ना ही है, ई तो कलयुग है जौन हर गली कूचा चौक चौराहा और दुआरे दुआरे खड़ा घुर्राए रहा है। हम सब केवड़ी बंद करी के भीतरे दुबके हैं, बहरे निकरते धरी दाबी ई किरोना।